आपका स्वागत है सैन्य सारांश चैनल पर। हाय हेलो नमस्ते। आज तारीख है 19 जनवरी 2026 की। कल मैं कुछ स्वास्थ्य कारणों से वीडियो नहीं ला पाया था आपके लिए, लेकिन आज मैं वापस से ठीक महसूस कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी ठंड लग गई थी। ठंड जाते जाते थोड़ा सा कई बार हमें बीमार कर जाती है। देखेंगे आज तो कुछ जरूरी दृश्य देखने को मिलते हैं। आज आप जैसा देख पाएंगे, डीप रेयर में पाल्मोग्राड इलाके के आसपास बहुत सारी एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स हमें देखने को मिलती हैं। रूबिकॉन मैसिव स्ट्राइक, इनमें लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का उपयोग किया गया था रूसी सेना के द्वारा। और इसका जो मुख्य जो कंसंट्रेशन था, अगर मैं बात करूं कि क्या टारगेट्स थे, तो ये यूक्रेनियन सेना के लॉजिस्टिक रूट्स थे। इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा हमें एक दो दृश्य देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करूंगा कि जितना मेरा इंटरनेट सह पाए। और यहाँ पर आगे हमें दो तीन दृश्य देखने को मिलेंगे, किस तरीके से ये जाती हुई जो यूक्रेनियन सेना के जो गाड़ियां हैं, इनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स देखने को मिलती हैं। एक और दृश्य थोड़ी देर में ये एक आर्टिलरी सिस्टम के ऊपर हमला देखने को मिलता है। और यहीं पर पेट्रोपाव्लिव का गांव है, यहाँ पर भी हमले हुए थे। ओडेसा के आसपास भी काफी सारे हमले हुए थे। देखने को जूम इन करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रशियन स्ट्राइक, पोर्ट इलाके में और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमले हुए थे। अब ऐसी वीडियोस हमें अक्सर मिलती हैं, तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि क्या आपको रोज रोज वही रिपीटेड वीडियो, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में हमला किया तो आग लग गई, ऐसी वीडियोस रोजाना क्या ही दिखाऊं। इंटेंसिव एक्शंस के कारण नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने पावलोवका नाम से ये जो गांव है, ये जापोरिजिया रीजन में आजाद करवाया था, अपने गांव कंट्रोल में लिया था। हालांकि मेरा अनुमान कहता है कि पावलोवका नाम से गांव पहले ही हमारे कंट्रोल में हुआ होगा हमारे मैप पर, लेकिन देखेंगे। और यहाँ पर जो नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट है, इसमें जिक्र है एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड, एक कोस्टल डिफेंस ब्रिगेड, इन सबको नुकसान पहुंचाया गया था। और 40 यूक्रेनियन सैनिक, 3 मोटार व्हीकल, 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, एक मटेरियल डिपो यूक्रेनियन सेना के, ये सब नुकसान के तौर पर देखने को मिले थे। पावलोव का गांव ये रहा। हाँ, मैं गलत था। आज हमारे ये जो मैप है, इस पर अपडेट कर दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल रिपोर्ट, जो कि मैंने अभी आपके लिए पढ़ी थी, निपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की, इसके आधार पर ये पावलीव का गांव, जो कि रूसी भाषा में पावलोव का इसको पढ़ते हैं, ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के कब्जे में। ये कुछ पेड़ों की शाखाएं और ट्रेंचेस यहाँ पर काफी सारी देखने को मिलती हैं। ये सब ट्रेंचेस भी आ चुकी है रूसी सेना के कब्जे में, ये आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर बदलाव हुआ है। और एक बदलाव और देखने को मिला है, ये जो आप लाल रंग में इलाका देख पा रहे हैं, ये मैप अपडेट देखने को मिला है। एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक के आधार पर यह रिहायशी इलाका कर दिया गया है रूसी सेना के कब्जे में। सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट यहाँ पर हमें बताती है। प्रो यूक्रेनियन मैपर डीप स्टेट की ये रिपोर्ट है, जो कि हमें बताती है कि रशियन आर्मेड फोर्सेस ने अपनी जो टैक्टिक्स है ये बदली नहीं है। क्या टैक्टिक्स है रूसी सेना की? काफी लंबे समय से ये टैक्टिक है कि कांस्टेंट अटेम्प्ट किए जाएं इन्फिल्ट्रेशन के स्टेपनॉर्सिस्क गांव के आसपास। और इन्फिल्ट्रेशन ये सक्सेसफुल हो भी रहे हैं पहली नजर में देखने पर, लेकिन ये ज्यादा देर तक गांव में रह नहीं पाते। ये जो रूसी सैनिक 4-5 के ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं, ये ज्यादा देर तक रह नहीं पाते। हालांकि मैं आपको एक फन फैक्ट की बात बताऊं, एक फन फैक्ट यानी एक मजेदार रिपोर्ट, स्टेपनॉर्सिस्क गांव पूरी तरीके से रूसी सेना के नियंत्रण में है हमारे मैप के अनुसार। क्योंकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि शायद की गई हो, मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो सबूत या फिर रूसी रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर ही हमारे मैप पर अपडेट देखने को मिलते हैं। और डीप स्टेट मैपर के अनुसार अभी स्टेपनॉर्सिस्क गांव में युद्ध चल रहा है। खैर, इनकी भी अपनी मजबूरी है, जो कि मैं समझता हूं यूक्रेनियन सरकार का काफी प्रेशर देखने को मिलता है। हुलियापोल शहर के आसपास एक चीज जो काफी लोग शायद बात नहीं करते होंगे, इसकी आज मैं इसकी बात करता हूं। यहाँ पर रूसी सेना को रोकने में सफल रही है यूक्रेनियन सेना। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर ये जो डिफेंस बेल्ट है, हुलियापोल शहर के वेस्ट में ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अभी भी आर्टिलरी बमबारी चल रही है। इसका मतलब ये है कि काफी लंबे समय से इस डिफेंस बेल्ट को भेदने की कोशिश कर रही है रूसी सेना, लेकिन अभी तक इसको भेदने में सफल हो नहीं पाई है, जो कि हमें बताती है कि
मैं पीले रंग में एक इलाका यहाँ पर और हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि हमें बताती है कि ओरेखव शहर से यहाँ पर लेकर इस पूरे हुलियापोल शहर के इलाके तक ये जो डिफेंस बेल्ट है, यहाँ पर बहुत सारे यूक्रेनियन सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं। और थोड़ा सा मैं ये दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली जो सिचुएशन है उसको दिखाते हुए इस तरीके से। हाँ, और ये लगभग लगभग हो गया। मैं यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे यूक्रेनियन सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि हुलियापोल शहर में भी इसके वेस्ट के इलाके में, पश्चिम के इलाके में रूसी सेना के एडवांसेस को रोकने में ज्यादातर सफल ही दिखाई दे रहे हैं। और इसको कैसे असफल करेगी, ये तो वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की जो सेना की टुकड़ियां हैं, ये बेहतर जानती होंगी। इनके जो कमांडर से बेहतर जानते होंगे। वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस अपना एडवांस जारी रख रही हैं इनटू द डेप्थ ऑफ यूक्रेनियन डिफेंस। जो मैन पावर है, हार्डवेयर, इसको नुकसान पहुंचाया गया था। एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के, दो असॉल्ट ब्रिगेड के, दो असॉल्ट रेजिमेंट के, और ये सब हाँ नुकसान पहुंचाए गए थे। 270 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान, एक टैंक, दो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 21 मोटर व्हीकल, 3 आर्टिलरी गन, एक एम्यूनेशन डिपो, ये सब नुकसान के तौर पर देखने को मिलते हैं। और सेंट्रल ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम पढ़ते हैं। इसमें हाँ, नोवो पावलोवका नाम से गांव का एक जिक्र है, जिसको कि आजाद करवा दिया गया है सेंट्रल ग्रुप ऑफ फोर्सेस के द्वारा। ये नोवो पावलिवका मैप पर कहीं पर होगा, जो कि रूसी भाषा में नोवो पावलोवका इसको कहा जाता है। और नुकसान पहुंचाए गए थे इस इलाके में सेंट्रल ग्रुप ऑफ फोर्सेस के द्वारा यूक्रेनियन सेना की 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक जैगर ब्रिगेड, एक एयर मोबाइल ब्रिगेड, एक एयर असॉल्ट ब्रिगेड, 2 असॉल्ट रेजिमेंट, एक मरीन ब्रिगेड, 2 नेशनल गार्ड ब्रिगेड, ये इन सबको नुकसान पहुंचाए गए थे। और कुल नुकसान कितने थे? 400 यूक्रेनियन सैनिकों के लगभग, 4 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के लगभग, और 5 मोटर व्हीकल के लगभग। उत्तरी इलाके में थोड़ा सा देखें तो कुछ एडवांसेस देखने को मिलते हैं, कुछ कंफर्म्ड है, कुछ अनकंफर्म्ड है। जो कंफर्म्ड है वो उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले अनकंफर्म्ड को मैं दिखा देता हूं। इस तरीके से यहाँ पर ये जो इलाके हैं, अगर सूत्रों की माने तो, एक सेकंड, हाँ सूत्रों की तो हम मानेंगे, लेकिन पहले पॉलीगॉन हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, अब ड्रॉ करते हैं। सूत्रों की अगर माने तो ये जो कंटेस्टेड इलाके, यानी सफेद रंग में इलाके को मैं पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रूसी सेना के नियंत्रण में, कंट्रोल में आ चुका है। इस इलाके को रूसी सेना ने आजाद करवा लिया है। इसके वीडियो सबूत अभी नहीं आए हैं, जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। हमारी टीम वीडियो सबूत खोजने में लगी हुई है, और ऐसा मेरा अनुमान है हमें जल्द ही सफलता मिल जाएगी। उत्तरी छोर में सोफिवका गांव के आसपास ये रहा नोवो पावलिवका गांव, जिसकी हमने बात की थी। ये आज के लिए दूसरा गांव हाँ देखने को मिलता है। नोवो पावलिवका गांव पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है रूसी सेना का। सेंट्रल ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने इसको आजाद करवा दिया है। साथ ही साथ काफी सारे मैदानी इलाके भी देखने को मिलते हैं कि ये आ चुके हैं रूसी सेना के कब्जे में। और इसके बाद सीधे हम बढ़ते हैं युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट की तरफ। तो इसमें जिक्र है, बीते 24 घंटे में यहाँ पर 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड, एक माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था यूक्रेनियन सेना की। और कुल नुकसान 225 यूक्रेनियन सैनिक, 2 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 13 मोटर व्हीकल, 2 आर्टिलरी गन, एक ग्रैड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, 2 एम्यूनेशन डिपो, एक हाँ 2 एम्यूनेशन डिपो, ये सब नुकसान के तौर पर देखे गए थे। एक अपडेट देने के लिए मैं आपको एक दिन पीछे लेकर चलता हूं। 18 तारीख को ये सफलता देखने को मिली थी निचले इलाके में। ये लाल रंग में देखिए सफलता, ये 18 तारीख को देखने को मिली थी, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर निचले छोर से एक्चुअली में काफी एक्टिव है रूसी सेना। और इसके आधार पर हमें ये एक अनुमान भी मिलता है कि अगर ये जो असॉल्ट ऑपरेशंस कॉन्स्टेंटिनोव शहर के बहुत भीतर चालू होंगे, तो ये निचले इलाके से ही चालू होंगे। इसी तरीके से ये जो एरोज मैंने ड्रॉ करके दिखाई। अब मैं वापस से 19 तारीख यानी आज पर आ जाता हूं, तो ये नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे से पहले की अपडेट्स मैंने आपको एक बार दिखाई थी, क्योंकि कल मैं वीडियो ला नहीं पाया था आपके लिए। तो खैर, कॉन्स्टेंटिनोव में क्या हाल थे तो हमने देख लिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर आजमाइश की जा रही
रही है रूसी सेना के युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस के द्वारा। जारिचने गांव के आसपास ज़ैपाट ग्रुप ऑफ फोर्सेस के बहुत सारे नहीं लेकिन 2 अपडेट्स देखने को मिलते हैं। 2 मैप अपडेट्स कर दिए गए हैं यहाँ पर। एक अपडेट तो ये देखने को मिलता है ये मैदानी इलाके पर कब्जा हुआ है रूसी सेना का, और दूसरा मैप अपडेट भी ये देखने को मिलता है ये भी रूसी सेना के पक्ष में ही देखने को मिलता है। ये दोनों जारिचने गांव के आसपास है और लिमान शहर के ठीक सामने पड़ते हैं। अभी के लिए लिमान शहर के अंदर कोई खास सफलता निकल कर नहीं आई है काफी समय से। हालांकि थोड़ा सा ये जो रिहायशी इलाका है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस इलाके की अगर बात करें तो ये लिमान शहर का ही भाग है। लिमान शहर के अंदर मौजूद है रूसी सेना। अब आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आगे बढ़ने नहीं दे रही है यूक्रेनियन सेना। दूसरा कारण कि अभी और ज्यादा फोर्सेस इकट्ठी कर रही है रूसी सेना। तीसरा कारण कि आसपास के इलाकों से, जैसा कि मैं आपको एरोस के माध्यम से दिखाऊं, आसपास के इलाकों से इसको इनसर्कल करने की कोशिश कर रही है। इन 3 कारणों में से कोई भी कारण हो सकता है, अपनी अपनी थ्योरीज हो सकती हैं। खैर मैं आगे बढ़ता हूं और ज़ैपाट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखता हूं। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट ज़ैपाट ग्रुप ऑफ फोर्सेस के लिए, इसमें लिखा है कि बीते 24 घंटे में यूक्रेनियन सेना की एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक असॉल्ट ब्रिगेड, एक एयर मोबाइल ब्रिगेड, एक टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड, एक नेशनल गार्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था। और कुल नुकसान 200 यूक्रेनियन सैनिकों के आसपास, 3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 16 मोटर व्हीकल, 4 आर्टिलरी गन, 4 एम्यूनिशन डिपो के आसपास देखने को ये नुकसान मिलते हैं यूक्रेनियन सेना के लिए। यूक्रेनियन रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसी रिपोर्ट्स ज्यादा पब्लिश की नहीं जाती हैं, और जो थोड़ी बहुत कभी कभार की भी जाती हैं, मैं हकीकत बताऊं तो मुझे उन रिपोर्ट्स पर कोई भरोसा नहीं होता है। इस कारण से ये जो रिपोर्ट्स है यूक्रेनियन सेना के द्वारा, ये मैं पब्लिश करता भी नहीं हूं और इनको मैं रीड करता भी नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत अनरियलिस्टिक देखने को मिलती है। यहाँ पर देखें वोप्चांस्क शहर के आसपास तो ये कुछ इलाके जोड़े गए हैं जहां पर अगर सूत्रों की माने तो रूसी सेना का कंट्रोल, नियंत्रण देखने को मिलता है। और सुमी फ्रंट लाइन से मैं बस रिपोर्ट पढ़ लेता हूं, क्योंकि एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनका कोई खास चर्चा करने का सेंस अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर कुछ खास होगा तो मैं जरूर चर्चा करूंगा। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में अगर देखें तो खार्किव फ्रंट लाइन के आसपास देखने को मिला था, यानी वोप्चांस्क लिप्सी फ्रंट लाइन की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड और एक टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था। और सुमी फ्रंट लाइन में अगर देखेंगे तो एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड, एक जैगर ब्रिगेड, एक असॉल्ट रेजिमेंट को नुकसान पहुंचाया गया था और एक टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड को भी नुकसान पहुंचाया गया था। आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन के लिए इस नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया में, यानी सुमी फ्रंट लाइन और खार्किव फ्रंट लाइन को मिला दे तो कुल 170 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान, एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 16 मोटर व्हीकल, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, 5 एम्यूनिशन डिपो और मटेरियल डिपो करके नुकसान देखने को मिलते हैं। हम कुछ देखेंगे एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट रूसी सेना की तरफ से जो आती है। 16 ड्रोन मार गिराए गए थे, एक रिपोर्ट में जिक्र हुआ। 17 ड्रोन मार गिराए गए, एक रिपोर्ट में जिक्र हुआ। ये हो गए जोड़कर 33। और 92 ड्रोन मार गिराए गए, ये एक रिपोर्ट में जिक्र हुआ। 92 से 102, 112, 122 और 125 हो गए। ये जोड़कर हमें मिल गया तस्वीर 125 की। यही थी रिपोर्ट। और जो यूक्रेन के द्वारा जितने ड्रोन मारे गए ये 125 से ज्यादा होंगे, क्योंकि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेट काम नहीं करते हैं। क्राइमिया में एयरपोर्ट के आसपास ये हमले हुए थे। सिवास्तोपोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, जहां से ये कुछ दृश्य शायद निकल कर आए थे। मैं 1-2 दृश्य लोड करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये लोड हो जाए। ये देखिए हमें देखने को मिलेगा ये कुछ गाड़ियां रूसी सेना की आ जा रही हैं, जो कि कुछ सैन्य सामान ला रही होंगी सिवास्तोपोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोड करने के लिए। लेकिन इनमें कुछ खास सफलता मिलती नहीं है रूसी सेना को, या फिर मिली भी होगी लेकिन ये बीच में जो नुकसान देखने को मिले थे, एक पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार को नुकसान पहुंचाया गया था। इसको पूरी तरीके से लगभग तबाह किया गया था यूक्रेनियन एफपीवी ड्रोन के द्वारा। और ये जो दूसरा एफपीवी ड्रोन आइकन है ये भी उन्हीं वीडियोस का ही एक पार्ट है, क्योंकि एक ही वीडियो में काफी सारे अलग अलग जगह के दृश्य जियो लोकेट किए जाते हैं, जिनको कि अलग अलग पिन पॉइंट करके इस तरीके से
रख दिया जाता है, मैप पर पेस्ट कर दिया जाता है। बात करेंगे रशिया से, तो कुछ बातें निकल कर आई थी, जैसे कि बोर्ड ऑफ पीस, हाँ, ट्रम्प के द्वारा जो सो कॉल्ड गाजा बोर्ड ऑफ पीस है, ये अनाउंस कर दिया गया, जिसमें कि ज्यादातर अमेरिकन ऑफिशियल्स है कुछ नाम के लिए, एक दो तुर्की और इजिप्ट के ऑफिशियल्स हैं। ऑफिशियल से मेरा मतलब नेता, मंत्री, मिनिस्टर, ये सब। और दुनिया भर के बहुत से देशों को इनविटेशन दिया गया है इसका भाग बनने के लिए, बोर्ड ऑफ पीस का, सो कॉल्ड गाजा बोर्ड ऑफ पीस का। इसमें व्लादिमीर पुतिन का नाम शामिल है, रूस के राष्ट्रपति और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का नाम शामिल है। भारत को भी इनविटेशन आया था, भारत एक्सेप्ट करेगा या नहीं ये तो भारत के ऊपर है, अभी इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता। और वैसे को तो काफी बातें आती रहती है। हाँ, दिमित्री मेदवेदेव ने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी, ये अक्सर ऐसे इंटरेस्टिंग बातें करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग क्या मतलब, एक अमेरिका यूरोप को ये खरी खोटी सुनाते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज एक बात इन्होंने कही, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि ट्रंप का नारा है, ट्रंप सरकार का नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब है, इन्होंने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज इक्वल टू मेक डेनमार्क स्मॉल अगेन। अमेरिका को महान बनाना यानी डेनमार्क को छोटा बनाना। मेक यूरोप पुअर अगेन यानी यूरोप को लूटना, यूरोप को और गरीब बनाना, ये सब इन्होंने कहा था। इनकी बातों से आप सहमत है या नहीं, ये आपकी अपनी राय हो सकती है। मैं अपनी राय नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसी चीजें मैं बात करता नहीं हूँ। आइस एकोप्लेक्स एपोक्लेप्स, हाँ, आइस एपोक्लेप्स का मतलब है यूक्रेन में बहुत भीषण ठंडी पड़ रही है और राजधानी कीव के आसपास तो बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। कुछ जगह सीवर सिस्टम भी बर्फ से ढक चुका है। इमेजिन कीजिए कि आप टॉयलेट जाते हैं और जो आपका जो टॉयलेट है वहां पर जो सीवेज सिस्टम है वो जम चुका है। ये कितनी खराब परिस्थिति होगी। इलेक्शन, द हेड ऑफ द इलेक्शन यूक्रेनियन इलेक्शन कमीशन स्टेटेड दैट प्रिपरेशन ऑफ पॉसिबल इलेक्शन विल बी डिलेड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्शन कभी होने नहीं वाले हैं, ऐसी व्यर्थ की बातों पर मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। इलेक्शन यूक्रेन में मुझे नहीं लगता कि अभी साल 2 साल में होंगे, जिसके लिए मैं कुछ ध्यान दूं। अगर कुछ ऐसी बात आती है तो मैं आपको बताऊंगा। 145 ड्रोन का उपयोग किया था रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए, ये देखने को मिलता है। और जनरल सिर्स्की ने कहा था कि यूक्रेन बहुत जल्दी ऑफेंसिव ऑपरेशन कंडक्ट करने वाला है। यू वोंट अचीव विक्ट्री ऑन द डिफेंसिव। जनरल सिर्स्की ने बता दिया है, यूक्रेनियन सेना के चीफ है, इन्होंने कहा कि हम डिफेंसिव ऑपरेशन के बल पर नहीं जीत सकते, हमें ऑफेंसिव करना होगा। ऑफेंसिव के नाम पे ज्यादा कुछ है नहीं, यूक्रेन के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ऑफेंसिव के नाम पर कुपियांस्क शहर के आसपास ऑफेंसिव हो सकता है, जो कि शायद कुछ सूत्रों के मुताबिक 1-1.5 महीने से चल भी रहा है। इसको और तेज किया जा सकता है, कुपियांस्क के आसपास एक ऑफेंसिव हो सकता है, या फिर ट्रांसनिस्ट्रिया में हो सकता है। ये रहा ट्रांसनिस्ट्रिया, जहां पर साल 1991 से रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस तैनात हैं। इन पर एक ऑफेंसिव कर सकता है यूक्रेन, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये हरा भी नहीं पाएंगी। ये 1000 से लेकर 1500 तक लगभग रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस तैनात है ट्रांसनिस्ट्रिया में, जिनके पास कोई बहुत ज्यादा घातक हथियार है नहीं, और यूक्रेनियन सेना चाहे तो इनको हरा सकती है। उसके बाद रूस क्या करेगा, एक देखने वाली बात होगी। रिटर्निंग deserters are being sent to assault forces, says the कमांडर इन चीफ ऑफ द यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस। जो यूक्रेनियन सैनिक नोटिस दिए बिना यूक्रेनियन सेना छोड़कर भाग जाते हैं और उनको गलती से पकड़ लिया जाता है, उनको फिर हाथ में बंदूक थमा के असॉल्ट फोर्सेस में भेज दिया जाता है। असॉल्ट फोर्सेस यानी जो फ्रंट लाइन पर हमला करती है फोर्सेस, जो कि सबसे ज्यादा जिनमें सैनिक मारे जाते हैं। यानी आपको एक प्रकार से आत्महत्या करने के लिए फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाएगा, जाइए आप रूसी सैनिकों से आप गोली खाने वाले पहले सैनिक बनिए। ये इनके लिए एक सजा होती है। जेलेंस्की अबाउट नेगोशिएशन, अमेरिका और यूक्रेन में के बीच जो 2 दिन की बात हुई थी टू एंड द वॉर, लेकिन ये एंड होने नहीं वाला, वॉर कभी खत्म होने नहीं वाली है।
ज़ेलेंस्की गोइंग टू मीट ट्रम्प एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बातें निकल कर आती रहती है। फ्रेमवर्क ऑन सिक्योरिटी गारंटीज द इलेक्शन, ज़ेलेंस्की अबाउट ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारी बातें मैं क्या कहूँ। सीरिया से एक दो बातें कह देता हूँ। सीरिया में कुछ इंटरेस्टिंग बातें निकल कर आई थी। यहाँ पर मेरा मैप लोड हो चुका है। हाँ, अभी हमारा मैप अपडेट नहीं हुआ है। मैप जब अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तक नॉर्मल स्थिति क्या देखने को मिलती थी, अगर मैं आपको दिखाऊं कि नॉर्मल स्थिति क्या थी। सिविल वॉर इन सीरिया, नॉर्मल स्थिति एक दो दिन पहले तक इस तरीके से देखने को मिलती थी, जो हुआ करती थी। ये जो यूफ्रेट्स नदी है, मैं थोड़ा सा इसको पेंट को ऑफ करके दिखाता हूँ। सिविल वॉर इन सीरिया को मैंने ऑफ कर दिया। हाँ, और ये जो यूफ्रेट्स नदी है, इसके ईस्ट में, यानी ये वाला इलाका जितना भी है, जिसमें राका शहर शामिल है, ये रहा राका शहर, ये सब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ के कंट्रोल में आया करती थी। लेकिन यहाँ पर सीरिया की सरकार, जो कि मैं इसको अलकायदा आईएस के आतंकवादी ही कहता हूं, इन्होंने एक ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया, जो कि तुर्की के द्वारा सपोर्ट किया गया था। F-16 फाइटर जेट जैसे आधुनिक फाइटर जेट भी डिप्लॉय किए गए थे तुर्की के द्वारा इनको सपोर्ट करने के लिए। और इसका नतीजा क्या हुआ कि ज्यादातर जो इलाके हैं यूफ्रेट्स नदी के ईस्ट में, इन पर कब्जा कर चुकी है सो कॉल्ड सीरियन सरकार। ज्यादातर सूत्रों के द्वारा जो स्थितियां निकल कर आती हैं, ये अभी के लिए ऐसी निकल कर आती हैं, लेकिन हालांकि स्थितियां एक्चुअली में इससे ज्यादा खराब हो चुकी हैं। राका शहर, यहाँ जहां मैं अपने माउस को स्क्रॉल कर रहा हूं, और इससे जो ऊपर वाला हरा इलाका है, यहाँ पर जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, इनको काट दिया गया है। कहने का मतलब कि ये रहा राका शहर, और मैं हरे रंग में आपको दिखाता हूं, जस्ट एक दो सेकंड और लूंगा। ये राका शहर से लेकर यहाँ से इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से यहाँ पर ये जो बाकी के इलाके हैं, इनको काट दिया गया है। कहने का मतलब कि ये जो इलाके हैं थोड़े बहुत, यहाँ पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस इनसर्कल हो चुकी है। और यहाँ पर जो हसाका शहर के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर भी इनसर्कल हो चुकी है। हालांकि इन्होंने पूरी तरीके से अपने हथियार नहीं डाले हैं। इनके जो कमांडर इनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आए थे कि अभी हम अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ेंगे। दो राज्य से, राका शहर और एक एजोर राज्य से पीछे हटी है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, लेकिन आगे चलकर ये जो सिविल वॉर है, जो गृह युद्ध है, ये और ज्यादा भीषण होने वाला है। बहुत से यूट्यूबर्स ने पिछले साल या एक डेढ़ साल पहले, जब असाद की सरकार गिर गई थी, तब कहा था कि अब सीरिया में अच्छे दिन आ जाएंगे। एक तो बहुत फेमस यूट्यूबर है, वो जर्मनी में रहते हैं और भारत के मुद्दों पर रोजाना वीडियो वो बनाते रहते हैं। मैं उनका नाम क्या ही लूं, सबको पता है नाम, मैं नाम लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन हाँ, ऐसे जो सो कॉल्ड इंटरनेट के एक्सपर्ट्स हैं, इन सारे एक्सपर्ट्स की बातों को झूठा साबित कर दिया है सीरिया की सरकार ने। मैं ये बात जानता था बहुत लंबे समय से कि आईएस अलकायदा की सरकार राजधानी में स्थापित है। इनकी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये सीरिया में शांति लाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो युद्ध है, ये आगे चलने वाला है। और इससे एक सीख और मिलती है, लास्ट में मैं बता देता हूं कि अमेरिका, जो इनके अलाई थे, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अलाई थे, इनके मित्र थे अमेरिकन कमांडर्स, अमेरिका इनका साथ देता था, अमेरिका ने इनको धोखा दे दिया है। अमेरिका कब किसको किस लिए धोखा दे दे, ये कोई नहीं बता सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।